अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ लाइव हिंदी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कहा गया है कि सऊदी अरब में नए एजुकेशनल ईयर में 3 सेमेस्टर होंगे और हर सेमेस्टर 13 हफ्तों का होगा। सब अखबार के मुताबिक मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डॉक्टर हमद बिन आले शेख ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के हेड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नए एजुकेशनल ईयर से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। सिलेबस में कुछ नए चैप्टर शामिल किए जा रहे हैं, जबकि जो मौजूदा चैप्टर थे उनमें भी कुछ बेहतरी लाई गई है। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई के दिनों को बढ़ाया गया है और ये कदम बहुत कुछ सोचने के बाद यानी काफ़ी जायज़ा लेने के बाद उठाया गया है। उन्होंने कहा कि नए एजुकेशनल ईयर में स्टूडेंट की हाजिरी होगी, यानी जो बच्चे हैं वो स्कूलों में पढ़ने जाएंगे। इसी के चलते हमें उम्मीद है कि जो एजुकेशनल स्टाफ है यानी सभी स्कूलों का जो स्टाफ है वो 1 अगस्त से पहले पहले ख़ुद को वैक्सीन लगवा लेंगे। नए एजुकेशनल ईयर के हवाले से उन्होंने आगे कहा कि हर सेमेस्टर के बाद 1 हफ्ते की छुट्टी होगी, जबकि पूरे साल में स्टूडेंट को 12 छुट्टियां दी जाएंगी। उनका ये भी कहना था कि नया एजुकेशनल साल 21 मुहर्रम 1443 हिजरी यानी 29 अगस्त 2021 से शुरू होगा, जबकि 1 जिलहज्जा 1443 हिजरी यानी 30 जून 2022 तक जारी रहेगा। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने आगे ये भी कहा कि बीता साल एजुकेशन के हवाले से काफ़ी मुश्किल साल रहा और स्टूडेंट के साथ ही जो टीचर्स है, साथ ही जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। इस पर हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। खादिम हरमीन शरीफेन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग ऑनलाइन हुई है, जो कि मंगलवार को हुई है, जिसमें सऊदी अरब और दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में बहुत सी बातें हुई है, बहुत सी चीज़ों पर गौर किया गया है। लेकिन यहाँ ख़ास क्या है जो कि अजनबियों के लिए ज़रूरी है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक कैबिनेट ने फैसला किया है कि रिक्रूटिंग कंपनियां विदेशों से लाए जाने वाले घरेलू स्टाफ की इंश्योरेंस कराने की पाबंद है। इंश्योरेंस का जो खर्च होगा और जो वर्कर को लाने के लिए खर्च होता है, टोटल खर्च में जोड़ा जाएगा और रिक्रूटिंग एजेंसी को इंश्योरेंस 2 साल तक जारी रखना होगा। उसके बाद कफील की मर्जी है कि वो इंश्योरेंस को जारी रखना चाहे या खत्म कर दे। यानी पहले रिक्रूटिंग कंपनियों का सिर्फ ये काम होता था कि बंदे को सऊदी अरब बुलाया और कफील के हवाले कर दिया, इसके आगे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देखने में आया है कि कफील जो है इंश्योरेंस कराने में आनाकानी करते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस की ज़रूरत बंदे को फर्स्ट डे से ही पड़ जाती है सऊदी अरब में आने के बाद। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है सबको सोचते हुए लिया है। अब रिक्रूटिंग कंपनियों की जिम्मेदारी हो गई है इंश्योरेंस कराने के लिए। जो कंपनी बंदे को वीज़ा निकालेगी, बुलाएगी, उसी की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो ही इंश्योरेंस कराए 2 साल तक। इसी के साथ आपको बता दें कि कैबिनेट ने यह फैसला भी किया है कि सभी सरकारी विभागों में टेम्परेरी और परमानेंट जॉब करने वाले या फिर ऐसे वर्कर जिनके काम की लिमिट कुछ ही महीनों की क्यों ना, उन्हें भी सोशल इंश्योरेंस में शामिल किया जाए। सऊदी अरब के पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाजात से एक शख्स ने सवाल किया है कि मेरे बाप की मौत हो चुकी है और मेरी माँ और छोटी बहन का जो इकामा है वो मैं अपने नाम पर कैसे कराऊं। तो इस सवाल पर जवाजात ने ये जवाब दिया है कि अगर कफील यानी जो फैमिली का हेड होता है उसकी मौत हो जाती है तो ऐसे में जितने भी मेंबर होते हैं यानी जो वीज़ा कफील के इकामे पर निकली होती है उनको वो अपने वतन वापस लौटना होता है। जवाजात का यही कानून है। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि इंसानी हमदर्दी के नाते कुछ छूट भी दे दी जाती है, यानी इकामा तो ट्रांसफर नहीं होगा बेटे के नाम पर, लेकिन अगर जवाजात से कांटेक्ट किया जाए तो इसमें किसी तरह की कोई गुंजाइश निकल सकती है, जिससे हो सकता है कि बंदों को घर वापस न लौटना पड़े। दूसरा सवाल एक और जवाजात से ये किया गया है कि एक बंदे के ऊपर हुरूब का केस था, लेकिन चेकिंग के दौरान वो पकड़ा जाता है और कुछ टाइम के बाद यानी पुलिस कस्टडी में होने के बाद उसको अपने वतन वापस भेज दिया जाता है। अब उसको दोबारा सऊदी अरब आना है तो वो कैसे आ सकता है। लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि जवाजात ने जो जवाब दिया है वो थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि 14 मार्च से कानूनों में काफ़ी बदलाव आ गए हैं। तो जवाजात के मुताबिक जो जवाब दिया गया है उसके मुताबिक अभी जो बंदा हुरूब होकर सऊदी अरब से जाता है वो दोबारा किसी भी वीज़ा पर नहीं आ सकता है। सिर्फ उम्रा या फिर हज करने के लिए सऊदी अरब आ सकते हैं। लाइफ टाइम वर्क वीज़ा पर आने के रास्ते बंद हो जाते हैं। सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाले किंग फहद पुल के मैनेजमेंट का कहना है कि सभी अजनबियों या कहें कि गैर मुल्कियों जिन्होंने वैक्सीन लगवा रखी है वो बहरीन के जरिए सऊदी अरब आ सकते हैं। अखबार 24 के मुताबिक मैनेजमेंट का कहना है कि ऐसे गैर मुल्की या कहें कि अजनबी जिनकी तवक्कल ऐप स्टेटस में ये दिखा रहा होगा उन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराकें ले ली हो तो किंग फहद पुल से सऊदी अरब आ सकते हैं। लेकिन अगर किसी अजनबी ने
एक वैक्सीन की खुराक ली है तो उनको पीसीआर का टेस्ट दिखाना होगा। ज़रूरी है कि पीसीआर टेस्ट सफ़र करने से 72 घंटे पहले का न हो, इसके बिना सऊदी अरब में एंट्री नहीं होगी। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की एक खुराक लेने वाले अजनबी को सऊदी अरब आने पर होटल क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा और न ही उनसे आने पर पीसीआर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अपने बयान में आगे कहा कि अगर बाहर से सऊदी अरब आने वाले अजनबी की पोजीशन तवक्कलना ऐप में मसाब मुआतिफ यानी कोरोना तो हुआ लेकिन ठीक हो गए हैं का स्टेटस दिखाएगा और ये स्टेटस बीते 6 महीनों के दौरान का है, तो ऐसे लोगों को भी ना तो होटल में क्वारंटाइन किया जाएगा और ना ही पीसीआर का सर्टिफिकेट उनसे मांगा जाएगा। जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन का कहना है कि कोरोना वैक्सीन की एक खुराक लेने वाले अजनबी पर भी ना तो पीसीआर की पाबंदी होगी और ना ही हवाई रास्ते सऊदी अरब पहुंचने पर उन्हें होटल में क्वारंटाइन किया जाएगा, लेकिन जरूरी यह होगा कि तवक्कलना ऐप में उसका रिकॉर्ड मौजूद हो कि वो कोरोना वैक्सीन की एक खुराक ले चुका है। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि छूट वाली कैटेगरी से बाहर जितने भी अजनबी वर्कर आएंगे उनसे पीसीआर सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा और होटलों में क्वारंटाइन भी किया जाएगा। सबसे पहले तो हम आपको ये क्लियर कर दें कि पिछली खबर में जो बात चल रही थी वो बहरीन से सऊदी अरब के लिए थी जमीनी रास्ते से, लेकिन अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो हवाई रास्तों की हो रही है, क्योंकि दोनों ही रास्तों के लिए यानी हवाई तरीके से ट्रेवल करते हैं तो उसके रूल कुछ अलग बना दिए गए हैं और बहरीन से होके यानी पुल पार करके आते हैं तो उसके लिए थोड़े से रूल अलग है। आगे जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन का कहना है कि अगर किसी शख्स ने सऊदी अरब से बाहर वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली हो तो वो एयरपोर्ट पर पहुंचने पर खुद को ये साबित कर सकता है कि उसने वैक्सीन की दोनों खुराकें ले ली हैं। इसके लिए उनको जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स है यानी जो सर्टिफिकेट है वो दिखाना होगा और वैक्सीन के लिए शर्त यह है कि सऊदी अरब में जो वैक्सीन चल रही हो वो ही वैक्सीन बंदे को लगनी चाहिए। तो अगर कोई बंदा ऐसा करता है यानी अपने देश से वैक्सीन लगवा कर वो वैक्सीन जो सऊदी अरब में चल रही हो मौजूद हो वो वैक्सीन लगवा कर सऊदी अरब पहुंचता है दोनों डोज, ऐसे करने पर भी उन्हें क्वारंटाइन होटल में नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब में सिविल डिफेंस का कहना है कि यमन से हूथियों ने जाजान के एक सरहद से जुड़े हुए गांव पर गोले दागे लेकिन कोई जख्मी नहीं हुआ। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसपीए के मुताबिक सिविल डिफेंस के प्रवक्ता मनहद जैली ने बुध को अपने बयान में कहा कि हूथी आतंकवादियों ने यमन से जाजान के एक सरहद से जुड़े गांव पर गोले दागे थे। बयान में आगे कहा गया है कि मौके का मुआयना करने से पता चला कि गांव के करीब जो हाईवे है वहां पर 5 प्रोजेक्टाइल पड़े मिले हैं। सिविल डिफेंस के अधिकारियों ने इस हवाले से जरूर इंतजाम कर दिए हैं, लेकिन किसी भी तरह का जानी नुकसान इसमें देखने में नहीं आया, थोड़ा बहुत माली नुकसान जरूर हुआ है। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि जुमेरात 27 मई से सऊदी अरब के 9 इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की उम्मीद है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि जाजान, बाहा, मदीना मुनव्वरा के ऊपरी इलाकों में जुमेरात से आने वाले हफ्ते के शुरू तक तेज हवा चलेंगी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बयान में मौसम विभाग ने आगे कहा कि असीर, हाइल, कसीम, रियाज, ईस्टर्न रीजन और मक्का मुकर्रमा रीजन भी बारिश और तेज रेतीली हवाओं की लपेट में होंगे। आजिल अखबार के मुताबिक बुध को सऊदी अरब के 3 राज्यों की 16 कमिश्नरों में तेज रेतीली हवाओं के बाद गरज चमक के साथ बारिश हुई है। असीर, जाजान और बाहा रीजन के कमिश्नरों में बारिश की खबरें मिली है। मौसम विभाग का आगे कहना है कि जुमेरात को सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 42 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, यम्बू और अलोला में होगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर यानी 12 डिग्री सेंटीग्रेड अलसौदा में होगा। सऊदी अरब में कोरोना के नए मामले 1320 रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि नई रिकवरी की बात करें तो 873 रही और मरने वालों की नई तादाद 17 रही। एक्टिव मामले सऊदी अरब में फिलहाल 10,023 हो गए हैं, जिनमें से 1,348 क्रिटिकल मामले हैं। कुल केस अब तक 4,44,780 है, जबकि कुल रिकवरी की बात करें तो 4,27,462 कुल रिकवरी है, जबकि मरने वालों की तादाद 7,295 हो गई है। सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिमी शहर बीशा में एक औरत ने मरने से पहले अपने बेटे के कातिल को माफ करने की वसीयत कर दी है। सुबह अखबार के मुताबिक मरने वाले के भाई फायज सुल्तान अल शकीरी ने बताया कि 17 साल पहले मेरे भाई का कत्ल हुआ था, जिसके कातिल को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन फैसले पर अभी तक अमल नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि मेरी मां ने मौत से पहले वसीयत कर दी थी कि कातिल को अल्लाह के नाम पे माफ किया जाए। उनके इंतकाल के तीसरे दिन हमने अदालत में जाकर
कातिल को माफ़ कर दिया। हमें कातिल के परिवार से कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी तरह का एक मामला ईद के दिन भी पेश आया, जब सऊदी अरब के गांव दराहिज बनी वाहिब शोहरान से संबंध रखने वाली एक औरत ने अपने बेटे के कातिल को अल्लाह के नाम पर माफ़ कर दिया था। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि सऊदी अरब के 7 इलाकों में 27 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग और साफ सफाई करके दोबारा खोला गया। इन मस्जिदों को नमाजों में कोरोना पाए जाने पर टेम्परेरी बंद किया गया था। सब अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि बीते 109 दिनों के दौरान 1371 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग करके दोबारा खोला गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने आगे कहा कि बुध को जो मस्जिद सैनिटाइजिंग के बाद दोबारा खोली गई है, इनमें से 7 मक्का मुकर्रमा और असीर रीजन, 6 कसीम रीजन, 2 ईस्टर्न रीजन, रियाज और जाजान रीजनों से है, जबकि एक मस्जिद अल बाहा रीजन से है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी गृह मंत्रालय ने कहा कि रियाज में हम वतन यानी सऊदी के कत्ल का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर एक दूसरे सऊदी शहरी को बुधवार को सजाए मौत दे दी गई। सऊदी अरब की सरकारी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अपने बयान में कहा कि सऊदी शहरी हुसैन बिन हनाफ हकवी ने अपने हमवतन सऊदी हसन अल यामी को झगड़े के बाद छुरी से हमला करके मौत की घाट उतार दिया था। मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गया था। पुलिस ने मुलजिम को तलाश करके फौजदारी की अदालत में पेश किया, जहां कत्ल का इल्जाम साबित होने पर मौत की सजा सुनाई गई। बयान के मुताबिक अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी सजाओं को बरकरार रखा, जबकि किंग सलमान की अदालत में जब बात सामने जाती है तो वहां से भी जो सजाए मौत थी उसको बरकरार रखा गया और आखिरकार बुधवार को सजाए मौत दे दी गई। तो दोस्तों, इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यहीं तक। आप वीडियो पर अंत तक बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो में एक छोटा सा लाइक देकर हमारी मेहनत को कामयाब बना सकते हैं। आपको कोई सवाल सुझाव तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल पर हमारे पहली बार आए यानी इस वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं तो रोजाना इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाएं और ऑल पर भी क्लिक करें। आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस वीडियो पर अंत तक बने रहे, इस मैसेज को भी सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।